Hello, my name is Adil and you have started watching Ved Science Foundation YouTube का एक ऐसा एक्सक्लूसिव चैनल जहां पर हम आपको क्लास 9th और क्लास 10th के लिए प्रिपेयर कराते हैं ऑन द रिगार्ड ऑफ NCERT, पॉइंट टू पॉइंट, चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है, जिससे इससे पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ये जनरेट हो जाएगी कि फर्दर आप अपने इस करंट क्लास के बोर्ड्स के लिए तो आप अच्छा परफॉर्म कर ही लोगे, साथ साथ जो आपके बेसिक फाउंडेशंस हैं वो इंप्रूव हो जाएगी टू लर्न द थिंग्स इन 11th एंड 12th। इससे बेटर क्या होगा, you will be able to crack the NEET in a single go. So basically बच्चों, in our control and coordination chapter number 7 class 10th, in our this chapter class 10th का ये जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 7, हम इसकी सीरीज में बेसिकली हमने सबसे पहले न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी कर ली थी, फिर हमने न्यूरॉन्स के बाद साइनेप्स पढ़ा, उसके बाद हमने न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के बारे में समझा, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में समझा, एंड देन फाइनली हमने एक्शन पोटेंशियल के बारे में समझा कि हाउ एग्जैक्टली जो मोटर न्यूरॉन है दैट क्रिएट्स चेंजेस इन दी मसल फाइबर्स सो दैट मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर हम अपने आपको एक्टिन एंड मायोसिन नाम के दो मसल फाइबर्स के बारे में बताए जिनके अंदर पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से आपके हाथों में मूवमेंट होती है। व्हेनेवर यू मूव योर मसल देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ना, तो इस तरह से बेसिकली आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपके इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। समझ आया? ये बेसिक आइडिया था। तो बच्चा, ये तो अब तक जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एनिमल्स के अंदर में। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ये आपको एनिमल के अंदर मिलेगा, लेकिन क्या प्लांट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है क्या? उसके पास ब्रेन होता है क्या? उसके पास न्यूरॉन्स होते हैं क्या? उसके पास कुछ ऑर्गन्स होते हैं? ऑर्गन्स तो होते हैं, लेकिन क्या ब्रेन होता है क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनके पास होता ही नहीं है। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है बट फिर भी इनको स्टिमुलस चाहिए, इनको ग्रो करना है, इनके अंदर भी कुछ मूवमेंट्स होती हैं, इनके अंदर भी कुछ ग्रोथ्स होती हैं, तो वो कैसे होती हैं? चलिए, सबसे बेहतरीन एक पहला सा एक एग्जाम्पल जो हम आज डिस्कस कर लेते हैं वो है मिमोसा पुडीसा। यस, छुई मुई के बारे में बात कर रहे हैं हम। और इनफैक्ट व्हेन आई वाज यंगर, तो मेरे भी घर के आसपास में वी वर हैविंग लॉट्स ऑफ छुई मुई। तो हम ना ये करा करते थे कि मतलब जो सबसे पहले छुएगा उसी के हाथ से तो दोबारा थोड़ी ना, फिर उसको थोड़ा टाइम लगता है दोबारा से अपने उसी वाले फॉर्म पर आने के लिए, और फिर उसको दोबारा छूते थे। तो हमारे अंदर काफ़ी कंपटीशन रहती थी कि कौन उसको जा करके उसको शर्माने पे मजबूर कर दे। तो उसको काइंड ऑफ क्या आप छुई मुई का भी प्लांट कहते हैं, या फिर क्या आप उसको शेम प्लांट भी कहते हैं, जिसको छूते ही वो बिल्कुल सिकुड़ सा जाता है, शर्मा सा जाता है। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बच्चे कि कैसे एक्चुअली इसमें अंदर क्या होता है ना, आपके उस मिमोसा पुडीसा प्लांट के अंदर में बेसिकली इसके अंदर बेसिकली ऐसा क्या हो जाता है कि ये बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसके साथ आप समझने की कोशिश करिएगा बच्चे। देखिए, ये मिमोसा पुडीसा जो एक प्लांट है ना बच्चा, इस प्लांट के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब आप इसको टच करते हो ना बच्चे, या प्रेशर जनरेट करते हो, या फिर तेज हवा चलती है, या हीट उसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ जाता है ना, तो उसकी वजह से उसके अंदर मूवमेंट आता है। लेकिन जब आप उसको टच करके जब उसके अंदर मूवमेंट उसके लाओगे तो उसको थिग्मोट्रॉफी कहते हैं। थिग्मोट्रॉफी, ये जो क्या होता है ना, इसको हम थिग्मोट्रॉफी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये आपकी टच की वजह से इसके अंदर मूवमेंट होता है, जिसको हम थिग्मोट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो एक मेन जो सर्फेस होता है पल्विनिस जो होता है, ठीक है बच्चे, इसके बेसिकली जब आप इसको टच करते हो ना तो ये सिकुड़ जाता है। इसके सिकुड़ने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, आपको मैं इसके पहले बताऊं, किसी पहले एक टर्गर प्रेशर आपको मैं बता दूं। टर्गर प्रेशर आई होप कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया है, बट फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूं कि ये एक सेल है, और सेल के बाहर बच्चे आपको पता है कि सेल वॉल है। ठीक है जी, सेल के बाहर सेल वॉल है। ठीक है जी, तो ये सेल वॉल है और ये सेल है। तो जब भी इसके अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, जब पानी बाहर में कम होगा बाहर में ज्यादा होगा और सेल में कम होगा, तो बाहर से पानी अंदर की तरफ मूव इन करेगा ऑस्मोसिस की वजह से। तो ऑस्मोसिस की वजह से पानी जब सेल के अंदर आएगी, तो पानी के जब अंदर आएगी तो सेल बल्ज करेगा, तो ये फोर्स लगाएगा ना सेल वॉल के ऊपर पे, तो सेल जितना ज्यादा बल्ज करेगा, दैट मीन्स जितना ज्यादा पानी इसके अंदर ऑस्मोसिस के जरिए एंटर करेगी, उसकी वजह से सेल फूलेगा, और फूलेगा तो उससे क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन जो है फिर वो सेल वॉल पर
एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा और इसी प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं। ठीक है जी, टर्गर प्रेशर कहते हैं। अब जैसे ही आप मिमोसा पुडीसा प्लांट को टच करते हैं ना बच्चे, तो उसके वैक्यूल का जो पानी होता है, ठीक है, उसके वैक्यूल होते हैं ना, ऑफ कोर्स प्लांट सेल है उसके अंदर वैक्यूल होगा, वैक्यूल का जो पानी होता है वो तेजी से वैक्यूल से निकल जाता है, तो टर्गर प्रेशर कम हो जाता है। टर्गर प्रेशर जैसे कम हो जाता है तो सेल्फ जो है उसके फ्लैसिड हो जाते हैं। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान से रखिएगा कि बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही आप उसको टच करते हो, दैट मीन्स को थिग्मोट्रॉफी है उसके अंदर, और आपने उसको टच किया तो उसके अंदर मूवमेंट हुई। मूवमेंट की वजह यह है कि जैसे ही आपने उसको टच किया तो उसके वैक्यूल से, जो उसके अंदर जो सेल्स हैं, है ना, जो उसके अंदर जो सेल्स हैं, उन सेल्स से, है ना, वैक्यूल के, उस सेल के वैक्यूल से वाटर जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है और वो दूसरे वाले सेल्स तक पहुंच जाता है। तो पिछला वाला जो सेल है वो फ्लैसिड हो जाता है, और उसी फ्लैसिड मतलब बिल्कुल सिकुड़ जाता है, हल्का सा होता है, लटक सा जाता है। तो वो उस फ्लैसिड होने की वजह से जो आपके जो मिमोसा पेडुसा के जो लीव्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं और नीचे की तरफ लटक जाते हैं। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि पानी जैसे निकल रहा है तो टर्गर प्रेशर कम हो जा रहा है, तो टर्गर प्रेशर कम हो जाने की वजह से ये फ्लैसिड हो जा रहा है। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? चलिए एक बार और आपको रिमाइंड करा दूं, मैं थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं कि जैसे ही आपने उसको टच करा, टर्गर प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो गया। टर्गर प्रेशर कम हुआ, दैट मींस वैक्यूल तो सबसे ज्यादा स्पेस एक्वायर करता है बच्चे से प्लांट सेल के अंदर, और वैक्यूल के अंदर पानी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, एयर होता है। तो जब वो पानी निकलता है तो वैक्यूल छोटा होता है, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर फोर्स कम लगता है, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर फोर्स कम लगता है तो यही सेल मेम्ब्रेन फिर सेल वॉल पे प्रेशर कम लगाता है और टर्गर प्रेशर कम हो जाती है। टर्गर प्रेशर कम हो जाने की वजह से जो उसके जो सेल्स हैं वो हल्के हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, और अल्टीमेटली जो प्लांट जो है वो फ्लैसिड हो जाता है। समझ आया? फ्लैसिड हो जाता है और इसी तरह प्लांट सिकुड़ जाता है। अब इसके पीछे ये मैकेनिज्म ये थी, ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसके यूजेस क्या क्या है कि खास करके ये प्लांट्स मिमोसा पेडुसा, जो ये प्लांट के अंदर जो ये कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है, इससे वो क्या करते हैं, इसके लिए वो बेसिकली जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनसे बचने के लिए करते हैं। जो एनिमल्स क्या होते हैं बेसिकली कि जो बहुत स्टिल एक्टिव रहेंगे उसी को वो खाएंगे, और जैसे ही कोई जानवर उसको खाने के लिए आएगा, टच करेगा, वो सिकुड़ जाएगा, तो एनिमल को लगेगा कि क्या इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो एनिमल उसको नहीं खाएगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एज वेल। ठीक है, तो ये बेसिकली एक टच सेंसिटिव प्लांट है, और इसके अंदर बेसिकली एक्चुअली क्या हुआ था और क्यों उसके जो उसके लीव्स हैं वो बिल्कुल फ्लैसिड हो गए और सिकुड़ गए थे। ठीक है, तो और इस तरह की जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं थिग्मोट्रॉफी। क्या कहते हैं बच्चा लोग? थिग्मोट्रॉफी कहते हैं ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, देखिएगा, समझिएगा। एक तो आपने पढ़ लिया थिग्मोट्रॉफी। अब ऑफ कोर्स प्लांट ग्रो करती है, प्लांट ग्रो करती है, तो उसको स्टिमुलस क्या है? उसके लिए स्टिमुलस हो सकता है लाइट हो, उसके लिए स्टिमुलस लाइट हो, या कोई केमिकल हो, या फिर के आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो, या के ग्रेविटेशन हो। ठीक है जी, तो हमारी बॉडी में तो आपको पता है, ह्यूमन एंड एनिमल सेल के अंदर तो आपको पता है कि उसके अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई बाहर से कोई टच है या कोई चीजें हैं तो वो एक इंपल्स जनरेट करती हैं, और उसके हिसाब से फिर बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है। लेकिन हम प्लांट के अंदर जो इंपल्सेस हैं वो भी लाइट एक एक काइंड ऑफ स्टिमुलस एक्ट करता है। केमिकल एक टाइप ऑफ स्टिमुलस होता है, और ग्रेविटेशन एक टाइप ऑफ स्टिमुलस होता है, और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्टिमुलस हैं, लेकिन फिलहाल आप इतना सा समझें। तो देखिए, लाइट के लिए प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है, तो लाइट की तरफ प्लांट ग्रो करती है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने अपनी क्लासेस में देखा होगा कि आप अंधेरे में रख दो एक प्लांट को और एक तरफ से रोशनी डाल दो, तो प्लांट जो है उस तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है जी, तो उस तरफ जो मूव कर जाएगा तो उसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट इज फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है जी, समझ आया? अब देखिए, प्लांट ऑफ मूवमेंट क्या, ग्रोथ होने लग जाती है, प्लांट जिधर लाइट है उस तरफ ही वो ग्रो करने लग जाता है। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और अगर कोई केमिकल है, अगर प्लांट के अंदर कोई मूवमेंट, कोई ग्रोथ उस केमिकल की डायरेक्शन के लिए हो रहा है या उस केमिकल की तरफ हो रहा है, तो उसको हम कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। बहुत अच्छे। चलिए, और अगर ग्रेविटेशन के टुवर्ड्स, है ना, अगर ग्रेविटेशन के लिए अगर हो रहा है, अगर, तो आपको ये चीज कहां दिखेगी ज्यादातर? टुवर्ड्स द ग्रेविटेशन, टुवर्ड्स द अर्थ, आपको रूट्स में ज्यादातर देखने को मिलेगा ना। तो इसको हम कहते हैं
ग्रेविटेशन के लिए जियोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं? जियोट्रॉपिज्म। ठीक है जी। तो आपने समझा फोटोट्रॉपिज्म, आपने समझा कीमोट्रॉपिज्म, आपने समझा जियोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म का तो आप एग्जांपल आप देख सकते हो। फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल आपको सनफ्लावर प्लांट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है जी, सनफ्लावर प्लांट के अंदर मिल जाएगा, है ना। तो ये धीरे धीरे उधर मूव कर जाते हैं। तो दिस इज व्हाट, ये तो बहुत मतलब काफी स्पीडी प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। जैसे नॉर्मली आप ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट आपके बुक में एनसीईआरटी में मेंशन भी किया हुआ है कि अगर आप किसी प्लांट को किसी अंधेरे बॉक्स में रख दो और एक तरफ से लाइट दे दो तो प्लांट लाइट की तरफ मूव करेगी। और ये मूवमेंट ऑफ प्लांट, ये ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। यहां ग्रोथ की बात हो रही है। प्लांट कैसे मूव करेगा? ग्रो करके मूव करेगा ना। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। और उस ग्रोथ की वजह से मूवमेंट होगी, एंड दिस इज व्हाई वी कॉल, ये ना, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म समझ में आया? मूवमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट इज फोटोट्रॉपिज्म। उसी तरह केमिकल है। केमिकल के केसेस में आपको कहां कहां दिखेगा? जैसे पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन है तो वो जब जब फर्टिलाइज करने के लिए जब जाता है ओवरी तक, तो उसके लिए वहां पर कीमोट्रॉपिज्म काम आता है। तो वहां पर कीमोट्रॉपिज्म अट्रैक्शन काम आता है। देखिए पॉलन ट्यूब जनरेट होता है, वो पॉलन ट्यूब इसी कीमोट्रॉपिज्म की वजह से अपने ओवरी तक पहुंच पाती है, ओव्यूल तक पहुंच पाती है। ठीक है, तो इस तरह का आपको वहां पर कीमोट्रॉपिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है जी। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं जो बेसिकली आपको कीमोट्रॉपिज्म होते हैं, या कुछ केमिकल के थ्रू उनका अट्रैक्शन होता है। ठीक है जी। लास्ट में है बच्चे ग्रेविटेशन के, टुवर्ड्स द ग्रेविटेशन ये होता है जियोट्रॉपिज्म। तो इसी में अगर एंटी जियोट्रॉपिज्म कहें तो अगेंस्ट द हो जाएगा अर्थ, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन, है ना। टुवर्ड्स द जियोट्रॉपिज्म कहेंगे, है ना, तो फिर अर्थ के डायरेक्शन में, मतलब अर्थ की तरफ। तो जियोट्रॉपिज्म क्या हो रहा है ना, अर्थ की तरफ, अर्थ की तरफ। तो ऑफ कोर्स अगर आप प्लांट की बात करें, प्लांट में बात करें तो प्लांट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म मतलब देखिए ये एक अर्थ का सरफेस है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब ये रूट की जो डेवलपमेंट होगी ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दैट मींस रूट जो है वो अर्थ की डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। और अगर तब नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्या है, ये ऊपर जो प्लांट जो ग्रो कर रही है ना, ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है जी। तो रूट शूट जो हो गए वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म फॉलो करते हैं, और जो रूट शूट जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, और रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को फॉलो करता है। दैट मींस वो ग्रेविटेशन के डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। समझ आ गया? ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं बच्चा लोगों को? ये फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। तो बच्चा अब मैंने आपको क्या बताया था कि प्लांट के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है। प्लांट के अंदर कोई इस तरह की कोई मशीनरी या कोई ऐसा मैकेनिज्म होता ही नहीं है कि एक पार्टिकुलर न्यूरॉन लेके ट्रैवल करे, कहीं से इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करे और फिर वहां से ला के रिस्पॉन्स लाए। ऐसा नहीं होता। अब चूंकि सेंट्रल नर्वस, अब आपको मैं बता दूं एक और चीज कि अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर एक पार्टिकुलर पाथवे से इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन तक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और वहां से एक पार्टिकुलर पाथवे तक आती है, तो इसमें सर्टेन सेल्स ही इन्वॉल्व हो पाते हैं। पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रही। हाथ जल रहा है तो हाथ ही हटेगा, पूरी बॉडी नहीं हटेगी। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक सर्टेन लिमिटेशंस भी है और इससे बहुत बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्लांट में ऐसा होना हो तो कैसे होता है? तो प्लांट में बच्चे क्या होता है ना कि उसका जो दूसरा तरीका है वो है किसी केमिकल का पूरे सेल में डिस्पर्स हो जाना। दो तरीके से कम्युनिकेशन की जा सकती है। पहला तो आपको मैंने बताया कि ये एक रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें एक पार्टिकुलर पाथवे के जरिए इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करके वापस रिस्पॉन्स दिया जा सके। दूसरा जो तरीका है स्टिमुलस का वो है केमिकल रिलीज। अगर पार्टिकुलर किसी प्लांट के ऊपर कोई स्टिमुलस हुआ, है ना, किसी एक पार्टिकुलर प्लांट पार्ट पे स्टिमुलस हुआ, ठीक है जी, स्टिमुलस हुआ, ठीक है। अब स्टिमुलस हो जाने की वजह से ये कुछ केमिकल्स इन टर्म्स ऑफ हार्मोन्स और ऑल, ये कुछ केमिकल्स जो हैं, जैसे कुछ केमिकल्स हैं, और वो केमिकल्स क्या हो सकते हैं? हार्मोन्स हो सकते हैं, है ना। कुछ केमिकल्स जो हैं, कुछ हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं, और वही सिक्रीट करते हुए, और यही हार्मोन्स, यही केमिकल्स क्या होता है, ऑस्मोसिस के जरिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए हर एक सेल में डिस्पर्स हो जाती है, और इसी तरह से बेसिकली कंट्रोल होता है केमिकली। केमिकल कंट्रोल आप इसको कहते हैं। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं आप? केमिकल कंट्रोल।
ठीक है, केमिकल कंट्रोल या फिर के केमिकल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं इसको आप? केमिकल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं बच्चा लोग? केमिकल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। तो इस केमिकल कम्युनिकेशन में बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे ही प्लांट के किसी पार्ट को स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस मिल गया, स्टिमुलस जैसे मिला उसके बाद क्या हुआ? स्टिमुलस मिलने के बाद वो प्लांट सेल एक पार्टिकुलर हार्मोन या कोई एक केमिकल सिक्रीट करेगा। सिक्रीट करेगा तो वो आसपास के सारे सेल्स को वो सिक्रीशन पहुंचा देगा। ठीक है जी, इनको भी पहुंचा देगा, इनको भी पहुंचा देगा, सब जगह ये पहुंचा देगा। इस तरह से करके ये सेल इनसे कम्युनिकेट, इनसे कम्युनिकेट, इनसे कम्युनिकेट, तो इस तरह से सेल टू सेल कम्युनिकेशन हो जाती है। मान लिया इस पार्टिकुलर सेल पे स्टिमुलस हुई, तो ये क्या करेगा? अब इसके पास तो कोई ऐसा सिस्टम है नहीं, तो ये क्या करेगा? यहां से ये कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा, इस सेल्स को, कुछ इस सेल्स को, कुछ इस सेल्स को। तो इस तरह से करके ये केमिकल्स जो है इन सारे सेल्स के अंदर क्या करेंगे? वो ऑस्मोसिस के जरिए एंटर कर जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं बच्चा लोग? केमिकल कम्युनिकेशन। समझ आया केमिकल कम्युनिकेशन में? और इस केमिकल कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल हार्मोन्स का होता है, हार्मोन्स का होता है। और ये हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। वी हैव बोथ, वी हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उस तरह से कोऑर्डिनेशन भी होती है, और साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर केमिकल कम्युनिकेशन भी होती है। अभी अगले लेक्चर में आपको उसी के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप प्लांट की कम्युनिकेशन की बात करें तो प्लांट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होने की वजह से ये केमिकली कम्युनिकेट करते हैं। एक पार्टिकुलर सेल के ऊपर जब स्टिमुलस होता है तो ये कोई हार्मोन या कोई केमिकल रिलीज करते हैं, तो यही हार्मोन्स एंड केमिकल सारे सेल्स में ऑस्मोसिस के जरिए एंटर कर जाते हैं, और इस तरह से सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं, तो ये आपने केमिकल्स के बारे में पढ़ा। अब आप प्लांट में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, तो कुछ प्लांट हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, कुछ प्लांट हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। तो बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला प्लांट हार्मोन आपको क्या है बताया मैंने कि प्लांट सेल कैसे कम्युनिकेट करता है? केमिकल कम्युनिकेशन करता है। और वो केमिकल्स क्या है? यही हार्मोन्स ही तो वो केमिकल्स हैं जिसके जरिए वो कम्युनिकेट करते हैं। तो सम ऑफ द प्लांट हार्मोन्स आर ऑक्सीन्स, ऑक्सीन्स, दूसरा जिबरलिन्स, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक एसिड, और पांचवा इथाइलिन। ठीक है जी, दीज आर द 5 हॉर्मोन्स थ्रू विच प्लांट कम्युनिकेट्स विथ ईच अदर। ठीक है, जो भी आप ट्रोपिज्म पढ़ा था आपने, तो वो इनमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑक्सीन्स जो होते हैं वो बेसिकली ग्रोथ में, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। प्लांट जो ग्रो होता है वो उसमें हेल्प करते हैं, प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। प्लांट की लंबाई को बढ़ना या फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना, वो ऑक्सीन करता है। अब मैं एक एग्जांपल आपको मैं बता रहा था, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का मतलब है कि जो पॉजिटिवली लाइट की तरफ मूव करेगा। अब वहां पर ऑक्सीन का क्या काम है? ऑफ कोर्स प्लांट की ग्रोथ, प्लांट के अंदर मूवमेंट कैसे हो रही है? प्लांट के अंदर ग्रोथ हो रही है, तो वो ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ना? ऑक्सीन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो वो क्या करता है बच्चा? मान लिया इधर से एक लाइट का सोर्स है, ठीक है जी, ये एक लाइट का सोर्स है और ये एक प्लांट है। ठीक है जी, तो ये प्लांट क्या करता है ना कि जब ये लाइट को देखेगा तो ये इस तरफ मूव करेगा ना करेगा? अब ये मूव कैसे करेगा? तो जैसे देखिए, मान लिया यहां पर ऑक्सीन सब डिपॉजिट होने लग जाएगा, यहां पर ऑक्सीन डिपॉजिट होने लग जाता है, और डिपॉजिट हो जाने की वजह से इसके सेल्स जो हैं वो काफी बड़े हो जाते हैं और इधर के सेल छोटे हो जाते हैं, इसीलिए जो मूवमेंट हो जाती है वो इस तरफ से हो जाती है। ठीक है, तो जिधर से लाइट आ रही है उसके ऑपोजिट साइड, जैसे देखिए ये है, अगर लाइट इस तरफ से आ रही है तो ये इस तरफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ऑक्सीन्स जो हैं वो इस तरफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और फिर ग्रोथ इस डायरेक्शन में होने लग जाती है। समझ में आया? समझ आया कि नहीं आया? तो दिस इज हाउ प्लांट जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म को शो करता है। समझ आया? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल ऑक्सीन का होता है। ऑक्सीन क्या करेगा? वो एक साइड लाइट के अगेंस्ट, लाइट के जहां पे शेडी वाला पार्ट हो, जैसे कहीं से ये रोशनी पड़ रही है, इसके ऊपर रोशनी पड़ रही है, ठीक है, तो इस तरफ ऑपोजिट साइड पर ऑक्सीन डेवलप हो जाएगा और वहां पर के सेल्स बड़े हो जाएंगे, तो उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो लाइट की तरफ हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऑक्सीन की एक खास बात है कि अपने वो सामने वाले डायरेक्शन की तरफ ही ग्रोथ कराता है।
ठीक है, जैसे पीछे की रहेगा तो ये अपने पीछे की तरफ ग्रोथ नहीं कराता है, सिर्फ अपने आगे की तरफ ग्रोथ कराता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, ऑक्सीन की वजह से जो है ना वो प्लांट जो है वो लाइट की तरफ मुड़ जाती है, और इसी तरह से पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो पाता है। जिबरलिन्स बेसिकली बच्चों आपको सीड्स में मिलेगा, सीड्स में मिलता है। ठीक है, सीड्स में डोरमेंसी होती है ना, सीड जो बेसिकली क्या होता है, सीड जो ग्रो करता है, जो सीड जो ग्रो करता है वो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जो इन्वॉल्व होती है वो जिबरलिन्स है। तो सीड जर्मिनेशन में जिबरलिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सीड के जर्मिनेशन में। ठीक है मेरा बच्चा, समझ में आ गया, सीड जर्मिनेशन में जिबरलिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साइटोकाइनिन जो है ना बच्चा, ये सेल डिवीजन में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स पता है ना मेरिस्मेटिक टिश्यूज फटाफट से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो वो डिवीजन में हेल्प करता है साइटोकाइनिन। तो प्लांट कैसे ग्रो कर सकता है, या तो उसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे या उसका सेल का साइज बढ़ेगा। तो ऑक्सीन का क्या काम है, ऑक्सीन क्या करता है, अपने डायरेक्शन में, अपने से आगे वाले डायरेक्शन में ग्रोथ कराता है। तो ये इस तरफ से एक्युमुलेट हो गया और लाइट की तरफ उसको डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसी वजह से पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। जिबरलिन्स आपको सीड्स में मिलेगा, जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं वहां आपको प्रेजेंट होता है जिबरलिन्स। ठीक है, ये भी एक ग्रोथ हार्मोन है प्लांट का, ये ग्रोथ हार्मोन है। ऑक्सीन भी एक प्लांट का ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, साइटोकाइनिन भी प्लांट का एक ग्रोथ हार्मोन है। दैट मींस साइटोकाइनिन जो है वो प्लांट सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है जी, ना सेल डिवीजन में हेल्प करता है, प्लांट सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ये जो तीनों थे बच्चे, ये प्लांट के ग्रो कराने में हेल्प करते थे। ये जो थे ये प्लांट ग्रोथ में इन्वॉल्व हैं। ठीक है जी, प्लांट की लंबाई बढ़ना, प्लांट का साइज बढ़ना, सीड का डेवलप होना, तो जो भी जहां पे भी ग्रोथ हो रहा है वहां ये तीन हार्मोन्स प्लांट के इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऑक्सीन, जिबरलिन्स एंड साइटोकाइनिन। ठीक है, लेकिन आपके पास ऑफ कोर्स प्लांट की ग्रोथ है रही है, लेकिन प्लांट को कहीं ग्रोथ जाके रुकना भी तो है, कंटिन्यूअस ग्रोथ थोड़ी करना है। तो वो उस ग्रोथ को रेजिस्ट करने के लिए, ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए दो और हार्मोन्स हैं जिसको हम एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन कहते हैं। ठीक है जी, ये एब्सिसिक एसिड बेसिकली क्या करता है, रेनेसेंस में हेल्प करता है। दैट मींस शेडिंग ऑफ लीव्स में हेल्प करता है। ठीक है जी, तो शेडिंग ऑफ लीफ, तो लीफ जब ऑफ कोर्स अपनी लाइफ तक पर्टिकुलर एज तक पहुंच जाती है, उसके बाद उसके पेटियोल में बेसिकली ये एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और इसी एब्सिसिक एसिड की वजह से वो लीफ टूट के गिर जाती है। तो इस तरह से प्लांट बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करता, एक सर्टेन लिमिट तक ग्रो कर पाता है। तो कुछ ग्रोथ है, कुछ ग्रोथ इनहिबिटरी हैं जो ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। तो ये दोनों जो हैं, ये प्लांट ग्रोथ है और ये इनहिबिटरी हैं, ये ग्रोथ को खत्म करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, और इथाइलिन जो है बच्चा, ये इथाइलिन जो है इसको राइपनिंग गैस कहा जाता है। ये एक काइंड ऑफ गैस है और बेसिकली ये फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है इथाइलिन, फ्रूट राइपनिंग में। एब्सिसिक एसिड किस में हेल्प करता है बच्चा, वो प्लांट को पिटियोल टूट करके और आपके जो ओल्ड लीव्स हैं उसको टूट के गिरने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द प्लांट हार्मोन्स, और इन्हीं के थ्रू प्लांट में मूवमेंट होती है। दैट मीन्स मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है। ठीक है, प्लांट में कैसे होती है कम्युनिकेशन, प्लांट में कैसे कम्युनिकेशन, उसमें अंदर होती है केमिकल कम्युनिकेशन। स्टिमुलस मिलने के बाद एक पार्टिकुलर सेल केमिकल रिलीज करता है जो डिफ्यूजन से और पार्टिकुलर सेल्स तक पहुंचता है, और इस तरह से कम्युनिकेशन होता है। ऑल्दो ये एक स्लो प्रोसेस है, बट इससे फायदा ये होता है कि पूरी बॉडी तक इस इंफॉर्मेशन को, इस केमिकल को पहुंचाया जा सकता है, और इस तरह से सेल कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो वो कम्युनिकेशंस कैसे होते हैं, उसके अंदर पार्टिकुलरली कुछ हार्मोन्स हैं प्लांट के अंदर, है ना, जिनमें जो कि हेल्प करता है कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो जैसे स्टिमुलस हुआ है ना, स्टिमुलस हुआ तो उसमें कौन कौन से हैं, तो ऑफ कोर्स ऑक्सीन्स हैं, जिब्रेलिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स हैं, एब्सिसिक एसिड एंड एक और इथाइलिन है। ठीक है जी, तो बेसिकली इनके फंक्शंस भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया। ये काइंड ऑफ कह लीजिए कि प्लांट का एंडोक्राइन सिस्टम है, प्लांट का एक एंडोक्राइन सिस्टम है। ये बेसिकली प्लांट के हार्मोन्स हैं जो एक स्टिमुलस मिलने के बाद रिलीज होते हैं, और उसी रिलीज होने की वजह से सेल आपस में कम्युनिकेट करती है, और कम्युनिकेशन के बाद सेल के अंदर मूवमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ। प्लांट ग्रो करता है, या हो सकता है कि प्लांट के अंदर कुछ ग्रोथ की इनहिबिशन भी हो। ठीक है, तो उसके अंदर ये कुछ बेसिक हार्मोन्स हैं, इसके अलावा भी कुछ हार्मोन्स हैं जो आपको सीनियर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल ये था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स।
तो आप हमारे साथ हमारी इस वीडियो में अभी तक बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वेद साइंस फाउंडेशन। और इसके अलावा प्लीज हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इससे बेनिफिट ले सके, बच्चे इससे बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच। मेरा नाम आदिल अमीन है।